अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम चैप्टर नंबर 13 की वीडियोस बना रहे हैं और फिलहाल हम एक्सरसाइज 13.1 की वीडियोस नंबर 4 आज बनाने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलें, सबसे पहली बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और जो प्रोबेबिलिटी है उसका आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में सारी विद कॉन्सेप्ट्स विद डेफिनेशन सारी बातें बताई थी। तो लिहाजा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने 13 चैप्टर को जब भी स्टार्ट करना है तो आपने शुरू से लेके चलना है और पहली वीडियो लाजमी सुननी है, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं, कोई भी चैप्टर है, कोई भी कहीं पे भी, चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, व्हाटएवर, तो उसके अंदर जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होता है, फर्स्ट लेक्चर होता है हर चैप्टर का, वो सारे चैप्टर में काम आता है। तो लिहाजा आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से सुनना है ताकि आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाए, मज़ेदार हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि ताबिश टॉस्ट अ फेयर कॉइन। एक फेयर कॉइन है जिसको हम सिक्का बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, मतलब कि आपसे ये कहा गया कि ताबिश क्या करता है, टॉस करता है एक फेयर कॉइन को, मतलब एक सिक्के को, और सिक्के के साथ एक लुडो का जो दाना होता है, तो फेयर डाइस जिसको बोलते हैं, उन दोनों को एक साथ वो मतलब कि रोल करता है, ठीक है, एक साथ वो उसको टॉस करता है। देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है इसके सोल्यूशन के अंदर, व्हेन अ फेयर डाइस कॉइन इज टॉस्ड अलोंग विद रोलिंग अ फेयर डाइस, फेयर डाइस, ठीक है। अब जब आपके पास एक कॉइन और एक जो फेयर डाइस है, दोनों एक साथ टॉस किए जाएंगे तो क्या होगा, द सैंपल स्पेस विल बी, अब हम इसकी सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होती है, जो all possible outcomes of an experiment is called sample space। तो ये हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और यही लिखेंगे। एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस को, तो हमने लिखा एस इज इक्वल, देखें जो पॉसिबिलिटी होगी, ऑल पॉसिबल जो रिजल्ट्स होंगे वो ये होंगे, या तो आपके पास हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3 आएगा, हेड के साथ 4 आएगा, हेड के साथ 5, 6, फिर टेल आ जाएगा, टेल के साथ आपके पास यहाँ पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या फिर आपके पास 3, 4, 5, 6 कुछ भी आएगा। मतलब ये पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास, जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो ये मैंने आपके सामने लिख दिए। तो अब ये टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, मतलब के इस एन का मतलब है बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस के अंदर, एस एक सेट है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे 12। कितने बनेंगे, 12, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, सेम इसी तरह से इसके ऊपर 6 लिखे हुए, टोटल आपके पास कितने बन गए, 12 बन गए, ठीक है। ये पॉसिबल आपके पास इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो वो सैंपल स्पेस के अंदर आता है, तो ये एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट में टेल ऑन द कॉइन, मतलब कि टेल जो है ना वो कॉइन पे होना चाहिए, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, मतलब कि आपसे ये कहा गया कि इस तरह के आपने रिजल्ट्स लेने हैं, इस तरह के रिजल्ट्स लेने हैं जिसके अंदर फर्स्ट जो होगा वो आपके पास मतलब कि टेल होगा, और जो टेल है उसके साथ साथ जो एटलीस्ट 4 होगा, दूसरा जो डाइस है उसका मतलब टेल के साथ साथ आपके पास टेल वाले जो रिजल्ट्स उसमें जाएंगे, पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। हमें क्या चाहिए, 4, और एटलीस्ट 4 ये वाला एक आएगा, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, समझ गए। तो पहला आपके पास टी आ गया, दूसरा आपके पास 4 आ गया, मतलब कि 4 या 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए दूसरी वैल्यू, और पहला टेल होना चाहिए। इसका मतलब हमने फर्स्ट वाला जो लिखा, फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें लिखेंगे let A be an event of getting tail on coin and at least 4 on the dice, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया। अब ए क्या है, एक हमारे पास एक इवेंट होता है। ये जब आप फर्स्ट लेक्चर सुनेंगे ना, उसमें सारी चीजें ये डिटेल के साथ विद डेफिनेशन बताई हुई हैं, आप उसको जरा एक दफा लाजमी सुन लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ जाएगा। अब मैं इसका ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे लिखेंगे बच्चों, वो यही आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। जो फर्स्ट वैल्यू टेल होनी चाहिए,
और दूसरी वैल्यू एटलीस्ट 4, मतलब कम से कम 4 और 4 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। तो ये आपके पास टोटल जो एक इवेंट का सेट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे लिख दूंगा n ऑफ a। n ऑफ a का मतलब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a सेट 1 2 3, तो ये मेरे पास आ गए 3। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ये बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं और आपने इसको याद करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, n ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास 3 है, और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 12 है, ठीक है। n ऑफ s की वैल्यू ये लिखी हुई है और हर फार्मूले के अंदर हम n ऑफ s की जगह पे 12 पुट किया करेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपके पास p ऑफ a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ a, वो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12। ये आपके पास पहला जो आंसर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों लिखा हुआ है आपके पास, जो सेकंड पार्ट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट बी एन इवेंट, ये तो आपने लाजमी लिखना है, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब यहाँ से जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम लिखेंगे ऑफ गेटिंग हेड ऑन टेल, यहां से लिखेंगे हेड ऑन कॉन, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, 2,3 ऑन डाइस। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें आपने वो वाले इवेंट्स लेने हैं, वो वाले मतलब इवेंट लेने हैं जिसके अंदर, मतलब वो वाले रिजल्ट्स लेने हैं जिसके अंदर जो पहला हेड होगा, फर्स्ट हेड होना चाहिए, ठीक है, जो पहली वैल्यू हेड की होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू 2 हो या 3 हो, 2 हो या 3 हो। तो आपने क्या करना है बच्चों, ऊपर चले जाना है, जो आपने इसकी सैंपल स्पेस बनाया है ना, उसमें चले जाना है। ये सैंपल स्पेस है, इसमें देखो आपके पास, अब हमने हेड वाली जो लाइन है, जो रो है, उसको कवर करना है। तो हेड होना चाहिए और साथ आपके पास एक 2 होना चाहिए और एक 3 होना चाहिए, मतलब पहले हेड होना चाहिए और उसके बाद 2 हो और एक 3 हो। तो ये आपने ले लिया, जो आपके पास आएगा ना रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, ये वाले दो लिए जो आपके पास लिखे हुए हैं, हेड 2 और हेड 3। तो हमने यहाँ लिखा हेड 2 और हेड 3, तो ये आपके पास आ जाएगा दो एलिमेंट। तो हम लिखेंगे n ऑफ b इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि जो b हमारे पास एक इवेंट था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए बच्चों, 2 आ गए, एक ये और एक ये वाला, तो टोटल आपके पास 2 आ गए। चलें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, हम यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल n ऑफ b ओवर n ऑफ s। बच्चों n ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 2 है और n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास 12 है, शुरू में हमने लिखी थी, ठीक है जी। अच्छा, इसकी कटिंग कर दो, 2 1 और 2 6 12। तो आपके पास बच्चों जो p ऑफ b आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एन b, वो आपके पास आएगा 1/6। तो ये आपके पास इसका हो गया सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस पे इसके जो थर्ड वाला पार्ट है उस पे चलते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट बहुत ही आसान सा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है। चले सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेता हूँ, चले मैं इस साइड पे सॉल्व करता हूँ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है। थर्ड वाला पार्ट ये है, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस। अब हमने जो डाइस होगा, जो सेकंड वैल्यू होगी वो वहां पे 6 होना चाहिए, और जो आपके पास हेड और टेल होगा ना, हेड और टेल होना चाहिए शुरू में कॉइन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट बी के बाद सी ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने हर पार्ट के अंदर इवेंट चेंज करना है डिफरेंट करने के लिए। लेट सी बी एन इवेंट, हम लिखेंगे लेट सी बी एन इवेंट, लेट सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पे हमने ये वाली बात तो हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। उसके बाद हम जो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको लिख देंगे। क्या क्वेश्चन है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड
एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, द नंबर, और इसके बाद हम लिखेंगे द नंबर 6 ऑन डाइस। ये लो जी, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से मैं अगर दोबारा थोड़ा सा लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ऑन डाइस। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या किया, आपके पास एक सेट आएगा जो कि सी के नाम से होगा। इसके अंदर हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें आपके पास एक हेड आएगा और एक टेल आएगा कॉइन का, और विद द नंबर ऑफ 6, और दूसरी साइड पे 6 होना चाहिए। तो ये देखें आपके पास ये जो सैंपल स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पे हम सैंपल स्पेस को देखेंगे और सैंपल स्पेस में हम एक चीज नेट करेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास एक तो हेड होना चाहिए, ये हेड लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास टेल होना चाहिए, दोनों के साथ 6 होना चाहिए। तो ये वाले दो एलिमेंट आपके पास आएंगे, एक हम लिखेंगे हेड 6 और दूसरा लिखेंगे टेल 6, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, मैं लिखता हूं n ऑफ c इज इक्वल टू, मतलब कि जो c एलिमेंट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक हेड 6 और एक टेल 6। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ c इज इक्वल n ऑफ c ओवर n ऑफ s, ठीक है जी। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो n ऑफ c की वैल्यू आपके पास 2 है और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 12 है। तो अब आप इसकी कटिंग कर दो, 2 1s है, 2 6 है। अब आपके पास बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ c ये आपके पास आ जाएगी 1/6, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट बच्चों, इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है, 4 वाला पार्ट है, उसको करते हैं सॉल्व। अब जो 4 वाला पार्ट है उसमें एक चीज नहीं है, लेकिन नहीं तो नहीं है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी है ना तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है नोट वाला। जब नोट वाला क्वेश्चन आता है, हम पहले नोट को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और बाकी क्वेश्चन जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, तो इसका मतलब हमने कौन कौन सा लेना है, टेल ऑन कॉइन, तो टेल ऑन कॉइन आपके पास ये है, और उसके बाद नंबर डाइस ये वाला आपके पास बच्चों एक आएगा, एक ही आपके पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आएगा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसके अंदर पहले टेल होगा और दूसरा 5 नंबर होगा जो डाइस वाला होगा। तो ये वाला हमारे पास एक एलिमेंट है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में हमने सबसे पहले जो लिखना है, सबसे पहले हम इवेंट लेंगे, लेट डी बी एन इवेंट। हमने एक इवेंट यहाँ पे लिया, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब क्या गेट करना है, हमने गेट ये करना है अ टेल ऑन कॉइन, अ टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर आपके पास नंबर क्या होना चाहिए, 5 ऑन डाइस, ठीक है जी। ये आपके पास होना चाहिए जो 4 वाला पार्ट है। अब इसमें देखें आपके पास एक डी आएगा, एक सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा जिसमें आपके पास टेल होगा और उसके बाद उसके साथ 5 होगा जो कि डाइस वाला नंबर होगा। ये देखें मैंने अभी भी आपको बताया है, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, टेल T,5, तो ये आपके पास आएगा, एक ही एलिमेंट बनता है। चलें हमने एक ही लिख दिया, तो इसके मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल n ऑफ डी ओवर n ऑफ s, ठीक है जी। ये आपने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया प्रोबेबिलिटी का। तो n ऑफ डी आपके पास 1 है जो आपने अभी अभी फाइंड किया, और n ऑफ s आपके पास 12 है जो स्टार्ट से हम शुरू से हम पुट करते आ रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नॉट, क्या लिखा हुआ है, नॉट। जब नॉट होगा क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था, तो आपने इसके कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट वाला। तो कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी इज, या आप लिख लो प्रोबेबिलिटी, अच्छा आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आप चलो पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपने नहीं लिखना
तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी बात लिखेंगे तो फायदा हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, क्योंकि जो पूरा क्वेश्चन है उसको लिखना पड़ेगा, ऑफ नॉट टेल ऑन कॉइन, ठीक है, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अच्छा, ये आपने लिखा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी? सेम वही करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। ये जो बार लगता है ना, मतलब बार समझ लो या इसको डैश समझ लें या इसको प्राइम कह लें, ये कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, जो बच्चों आपने अभी अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ना डी इवेंट की, उसमें 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये लिखा हुआ है 1/12, ठीक है, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्या आएगा। आपने 12 यहां से एलसीएम बना लिया, तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 1 से किया 12, तो और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर आ जाएगा 11/12। क्या आ जाएगा? 11/12। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपने इसको किया कंप्लीट। इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके पास इसका 5 वाला पार्ट है उसको आपने करना है सोल्व। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो आप खुद भी वैसे इस वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो चले मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। तो अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। देखिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। अब 2 और डाइस, 2 और 5 जो डाइस पे होगा वो लेना है, और दूसरी साइड पे आपके पास कॉइन होना चाहिए। सबसे पहले हमने नोट को नहीं देखना, नोट के बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें, अगर मैं आपको ये गाइड करूं कि 2 और 5 जो है वो डाइस पे होना चाहिए, तो 2 और होना चाहिए 5, उधर से आपके पास कॉइन होना चाहिए, कॉइन हेड होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपके पास ये होगा हेड के साथ 2 है, ठीक है, एक हेड के साथ आपके पास आ गया 5। तो बच्चों टोटल आ गया आपके पास 2 एलिमेंट। तो आपने इसको लिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपने नोट लगाना है। तो नोट का फार्मूला लगाने के लिए 1 में से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको माइनस कर देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे आपने लाजमी बताना है, ठीक है जी। चलें, खुद करेंगे तो आएगा। मैथ जो है ना उसको बच्चों खुद करना पड़ता है, जब तक खुद ट्राई करोगे नहीं तो आपको ये चीजें नहीं आएंगी समझ। मिस्टेक्स करोगे, गलतियां करोगे तो कोई मसला नहीं, आप सीख जाएंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले मैंने आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत एक डायग्राम और एक टेबल आपके सामने शो की है। तो ये टेबल जरा देखें, इसको एक दफा पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये टेबल के रेलिवेंट अगले दोनों क्वेश्चन हैं 8 और 9। तो बच्चों टोटल कार्ड्स जिसको हम ताश बोलते हैं, ताश के जो पत्ते हैं उनको बोलते हैं, उनको कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है ये जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। टोटल बच्चों कार्ड्स होते हैं 52, उसके 4 ग्रुप्स होते हैं जिसको स्वीट्स बोलते हैं, स्वीट्स। अब बच्चों जिसमें 13 स्पैड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं और 13 ही डायमंड्स होते हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज बताई गई है। उसके बाद बच्चों हर कैटेगरी के अंदर एक किंग होता है, तो टोटल आपके पास 4 किंग हो गए, और एक क्वीन होगी तो टोटल आपके पास 4 क्वीन हो गए, और एक आपके पास जैक होंगे तो टोटल आपके पास 4 जैक हो गए, और एक आपके पास एस होंगे तो टोटल आपके पास 4 आ जाएंगे एस, ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल 4 की कैटेगरीज होती है हर एक के अंदर, तो ये आपने याद रखनी है। अब हम इसके रेलिवेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपसे ये कहा गया कि अ कार्ड, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे ये कहा गया कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इसको सोल्व करना है, तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखना है सबसे पहले द सैंपल स्पेस, मैं इसकी सैंपल स्पेस लिखूंगा। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, हम लिख लेते हैं द सैंपल स्पेस विल बी, द सैंपल स्पेस विल बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल बी, द सैंपल स्पेस विल बी, एस जो होगा ना बच्चों एन ऑफ एस, मतलब एस आपके पास वो सैंपल स्पेस का सेट होता है। इसमें टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होंगे। कितने कार्ड्स होंगे? 52 कार्ड्स।
ये मेरे पास n ऑफ s आ गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू 52। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखना है। तो आपने फर्स्ट वाला पार्ट इसका सोल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिखा, और जब जैसे ही हमने फर्स्ट पार्ट लिखा तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ, बच्चों आपने सबसे पहले इवेंट सिलेक्ट करना होता है, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, मैंने यहाँ लिखा लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन। सबसे पहले हमने एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, अब देखो आपने लिखा n ऑफ ए का मतलब जो ए हमने इवेंट लिया उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि हर जो एक सेट है, मतलब एक 13 स्पैड्स हैं, 13 क्लब्स हैं, 13 हार्ट्स हैं, 13 डायमंड्स हैं, हर एक में एक एक क्वीन होगी। जब टोटल 4 क्वीन्स हो जाएंगी तो आपने उसको क्या लिखा, टोटल 4, तो टोटल आपके पास 4 क्वीन्स आ गई। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, हम लिखेंगे थस probability of A is equal n of A over n of S। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया प्रोबेबिलिटी का। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू आपके पास 4 है, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वींस हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ S का मतलब 52 है। तो आप जब बच्चों इसकी कटिंग करोगे 4 1 और नेक्स्ट आप इसकी जब कटिंग कर लेंगे 4 1 और 4 13 आपके पास होता है 52, तो 1/13 आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा आंसर। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखें, आपको कहा गया कि नीदर अ क्वीन नॉर जैक। देखें, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि जब आपके पास नीदर आ जाए, नॉट आ जाए या नॉर आ जाए, तो कोई भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी हम वैसे लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं, नीदर को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे और हमें क्वीन और जैक का हम एक साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें हम लिखेंगे लेट, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम लिखेंगे लेट बी एन इवेंट ऑफ, हमने एक इवेंट लिया, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ जैक। ठीक है जी, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली। सबसे पहले हमने नीदर को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले हमने क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा जो मैं बात बता रहा हूँ। अब बच्चों आपने क्या करना है, एन ऑफ बी लिखना है सबसे पहले। अब देखो हम लिखेंगे एन ऑफ बी, जो हमने इवेंट लिया है ना बी, उसके अंदर कितने मतलब एलिमेंट्स होंगे। अब देखें 4 ही क्वीन होती है, 4 ही आपके पास जैक होते हैं। तो जब आपके पास 4 क्वीन और 4 जैक होंगे तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल हो जाएंगे 8। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 8, क्योंकि 4 क्वीन और 4 ही जैक, तो टोटल आपके पास 8 हो गए। तो क्योंकि हमने क्वीन और जैक दोनों की एक साथ फाइंड करनी है, तो बच्चों ये आपके पास एन ऑफ बी आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है जी, अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मतलब एन ऑफ बी का मतलब 8 है और एन ऑफ एस का मतलब 52 कार्ड जो है वो है। ठीक है, इनकी कटिंग कर दो। इनकी बच्चों 4 के टेबल पे जब आप कटिंग करोगे तो 4 2 8, और आपके पास जब 4 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 13 आएगा। इसका मतलब पी ऑफ बी जो है वो आपके पास आएगा 2/13। अच्छा, ये आ गया। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, हमने ये देखना था कि नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, मतलब कि इसमें क्वीन और जैक नहीं है। इनकी वैल्यूज इसके बगैर, इसके अलावा, क्वीन और जैक के अलावा हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। जो हमारे पास क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी आई है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे पहले लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, ये लिखना होता है सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम लिखते होते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पूरा क्वेश्चन ही बच्चों आपने ना दोबारा एक्चुअली लिखना होता है, ऑफ गेटिंग नीदर
neither a coin nor a jack। जो पूरा क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा दोबारा लिखना होता है। अब देखें आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो लिखना है, और वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कर देना है माइनस। वन में से क्या कर देना है, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ना उसको आपने माइनस कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने अभी अभी फाइंड किया, वो आपके पास है 2/13। क्या है, 2/13। तो बच्चों जब आपके पास फ्रैक्शंस आती हैं तो आप उसका एलसीएम लेते हो, तो 13 इधर 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो आप क्या करोगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 13 एलसीएम आ जाएगा, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 1 से किया तो ये आपके पास आ गया 2। तो ये आपके पास इधर लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 13 माइनस 2 बच्चों 11 होता है, तो 11/13 इसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम करते हैं सॉल्व। सेम इसी तरह से है जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो देखें, सबसे पहला आपके पास ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो दोबारा से मतलब ये वही ताश के पत्तों के ऊपर ये क्वेश्चन है सारे, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लिखेंगे द सैंपल स्पेस, इसका सोल्यूशन लिख लें आप, यहां से आप सोल्यूशन कर लें, ये ले आपने लिखा द सैंपल स्पेस, क्योंकि पहला जो हमारे पास एस सेट होता है ना उसको हमने सैंपल स्पेस का नाम देना होता है। द सैंपल स्पेस विल बी, अच्छा सैंपल स्पेस विल बी, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास 52 कार्ड्स हैं टोटल, एन ऑफ एस आपके पास 52 आ गए। और नंबर 1 पे हमें क्या फाइंड करना है, नंबर 1 पे हमें जैक फाइंड करने हैं। तो टोटल 4 जैक होते हैं, कितने जैक होते हैं, टोटल 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, let A be an event of getting a jack। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैक फाइंड करने। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल 4, क्योंकि 4 जैक होते हैं, हमने 4 लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल n ऑफ A ओवर n ऑफ S। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A के अंदर, n ऑफ A की वैल्यू 4 और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 52 है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसकी कटिंग कर दो बच्चों, 4 1s और 4 13s आपके पास होता है 52। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/13। क्या आएगा, 1/13। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर देखो लिखा हुआ है नो डायमंड। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें नो डायमंड है। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, आपने इस नो को भूल जाना है, जस्ट आपने डायमंड की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब डायमंड कितने होते हैं, वो 13 होते हैं। तो 13 डायमंड्स होती हैं टोटल 52 कार्ड्स के अंदर। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट बी एन इवेंट ऑफ, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग डायमंड। यहाँ पे लिख देते हैं, चले ये लो जी, हमने क्या लिखा, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग डायमंड। तो ये आपने बच्चों लिखा डायमंड। तो डायमंड टोटल कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो एन ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम इसकी फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। हम लिखते हैं थस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल n ऑफ b ओवर n ऑफ s। तो अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b मतलब n ऑफ b का मतलब 13 है, जो हमने अभी अभी प्रोबेबिलिटी मतलब इसके जो नंबर ऑफ डायमंड्स है वो देखे, वो 13 है, और नंबर n ऑफ s की जगह पे 52 आएगा। ये टोटल कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी अगर हम कटिंग करेंगे तो किस टेबल पे कटिंग होगी, 13 1s और 13 4s। तो ये आपके पास आ जाएगी
इसके पास वैल्यू जो कि आपके पास होगी 1/4 जो कि प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है कि नो डायमंड का मतलब कि डायमंड के बगैर डायमंड नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 1 में से माइनस कर देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमें लिखनी पड़ती है बात कि हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड। ठीक है, हमने लिखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड का मतलब ये नहीं हमने लेने। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपने इसकी वैल्यू फार्मूला यूज कर लिया, ये आपके पास वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, वो आपके पास है 1/4। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस, ये आपने यहाँ पे यूज कर लिया, आपने लिखा 1, अच्छा जी आपने लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/4 आपने फाइंड की है। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम, इसके नीचे 1 है। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर 1 हो, 4 1 4 एलसीएम, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और 1 × 1 तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो फाइनल 4 - 3 आपके पास क्या होता है, 4 - 1 आपके पास होता है 3/4। ये बच्चों आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा जिसका नो डायमंड होगा। ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप सब लोगों को प्रोबेबिलिटी आसान लगी होगी। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।